नमस्कार दोस्तों। टारगेट पर आरपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल। हमारे दो टॉपिक हो गए थे, महाद्वीप और महासागर। आज पढ़ेंगे दोस्तों विश्व की पवन प्रणाली। दोस्तों, इसमें अपन पहले मुख्य बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं। सामान्य जानकारी, पवनें, वायुमंडल का परिसंचरण और पवनों के प्रकार। दोस्तों, पहला है सामान्य जानकारी। तो हम वायुमंडल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। कुल कितने मंडल है दोस्तों? 5। सबसे नीचे है दोस्तों क्षोभ, फिर है दोस्तों समताप, फिर है मध्य मंडल और फिर आयन मंडल। सबसे लास्ट में है वायुमंडल। दोस्तों, ओजोन परत, ओजोन परत क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 30 किलोमीटर तक होती है दोस्तों। और हम इसकी चर्चा अपना जो अगला टॉपिक होगा पर्यावरण मुद्दे, उसमें विस्तार विस्तार तौर से करेंगे। दोस्तों, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर होती है। इस सीमा के ऊपर वायुमंडल स्थिरता आ जाती है। मौसमी परिवर्तनों की छत दोस्तों, इसे कहते हैं क्षोभ सीमा को ही मौसमी परिवर्तनों की छत कहते हैं। इस परत से 20 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौसमी परिवर्तनों की छत क्षोभ सीमा को कहते हैं। दोस्तों, अपन हम जान लेते हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भाग को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य के क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और जो ध्रुवों पे स्थित होता है उसे बोलते हैं शीत कटिबंध। दोस्तों, पुनः देख लेते हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों के मध्य जो स्थित है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक साउथ और नॉर्थ दोस्तों में स्थित है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य जो स्थित है दोस्तों उसे बोलते हैं शीत कटिबंध। दोस्तों, उपोष्ण कटिबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के मध्य स्थित जो भाग होता है उसे उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं दोस्तों। और ऐसे भी देख सकते हैं शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध के मध्य का जो भाग है दोस्तों उसे ही क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध। दोस्तों, अपन ने पहले मैदान देखे थे, लेकिन दोस्तों ये नहीं देखा था कि कौन सा उष्ण है और कौन सा शीतोष्ण है दोस्तों। तो पहले देखते हैं प्रेयरी। तो प्रेयरी स्थित है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। अपन मैप में देख सकते हैं, यहाँ स्थित है प्रेयरी। ये दोस्तों कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है मतलब शीतोष्ण। तो दोस्तों ये कैसा है? शीतोष्ण दोस्तों। फिर है लेनास। लेनास की स्थिति दोस्तों यहाँ पे थी, दक्षिण अमेरिका में था। लेनास था बिल्कुल दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ में स्थित है। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये उष्ण है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास स्थित है। फिर है दोस्तों पंपास। पंपास था स्थित हो दोस्तों कहाँ स्थित है? ये अर्जेंटीना में। जिसे एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या है? जैसे हार्ट अटैक आने पे दोस्तों अपन क्या करते हैं? पंप देते हैं। तो दोस्तों क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक आया, अर्जेंट पंप लाओ। क्या करो दोस्तों? अर्जेंट पंप लाओ। अर्जेंट से अर्जेंटा और पंप से पंपास दोस्तों। और अब एक कैंपास। कैंपास स्थित है दोस्तों ब्राजील में। ये ब्राजील में स्थित है दोस्तों कैंपास। तो अपन इससे भी याद रख सकते हैं कि ब्राजील में सबसे ज़्यादा फुटबॉल के मैदान है, इसलिए वहाँ कैंप लगते हैं। दोस्तों, फुटबॉल के सबसे ज़्यादा मैदान कहाँ है? ब्राजील में। और वो क्या क्या लगते हैं दोस्तों? फुटबॉल के कैंप लगते हैं। तो कैंपास कहाँ स्थित है? ब्राजील में। सवाना। सवाना दोस्तों भूमध्य रेखा के पास स्थित है। ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड। वेल्ड भी दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन बिल्कुल साउथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? इस जगह। तो दोस्तों ये कैसा होगा दोस्तों? शीतोष्ण। वेल्ड कैसा दोस्तों? शीतोष्ण। दोस्तों वेल्ड है शीतोष्ण। और अब है स्टेपी। स्टेप स्थित है दोस्तों यूरोप में। यूरोप बिल्कुल नॉर्थ में स्थित है। तो दोस्तों ये भी कैसा है? ये भी है शीतोष्ण। और एक कौन सा दोस्तों? पंपास। प्रेरी, पंपास, वेल्ड और स्टेपी ये कैसे हैं दोस्तों? शीतोष्ण। केवल कंपास और लेनास कैसे हैं दोस्तों? ये है उष्ण। एक मंचूरिया पड़ा था दोस्तों चीन में, ये भी है शीतोष्ण। और डाउन्स अपन ने पढ़ा था कि डाउन सबसे नीचे, सबसे मतलब डाउन हो गया। तो सबसे नीचे क्या था दोस्तों? डाउन्स। ये स्थित था ऑस्ट्रेलिया में। और ये भी कौन सा दोस्तों? शीतोष्ण। तो दोस्तों कौन कौन से शीतोष्ण है वापिस पुनः देख लेते हैं। प्रेरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका पंपास,
दक्षिण अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी यूरोप और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये कैसे हैं दोस्तों? शीतोष्ण। और उष्ण कौन कौन से दोस्तों? लेनास दक्षिण अमेरिका, कैंपास दक्षिण अमेरिका और सवाना अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। ये तीनों ही कैसे हैं? ये उष्ण है। ITCZ दोस्तों अंतर उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र। एक्चुअली ये क्या होता है दोस्तों? अपन इसे एक बार मैप से समझेंगे। एक मिनट दोस्तों। दोस्तों पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। विषुवत रेखा पर मतलब भूमध्य रेखा पर स्थित अंतर उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र एक निम्न दाब वायुदाब वाला क्षेत्र है। ये दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री तक होता है। तो दोस्तों ये रही भूमध्य रेखा यहाँ तक। तो इसकी जो समांतर दोस्तों निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है उसे ही ITCZ कहते हैं। किंतु दोस्तों ये सूर्य की आभासी गति के साथ परिवर्तन होता है, मतलब ये स्थिर नहीं रहता है दोस्तों। स्थिर नहीं रहने का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे सूर्य की स्थिति 21 जून को कहाँ होती है? कर्क रेखा पे। तो दोस्तों ये किसकर कहाँ आ जाता है? ये यहाँ नॉर्थ में आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ निम्न वायुदाब का निर्माण होता है और यहाँ को यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? उच्च वायुदाब का। तो फिर पवनें क्या होगी दोस्तों? इस तरफ गति करेगी। इस तरफ गति करते करेगी दोस्तों। तो वो क्या है? जब हिंद महासागर से गुजरेगी तो अपने साथ जल लाएगी और बारिश करेगी। इसलिए दोस्तों इसकी वजह से ही दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, क्योंकि जो ITCZ है वो कहाँ स्थित हो जाता है दोस्तों? उत्तर भारत में। ऐसी स्थिति दोस्तों साउथ में भी है। जब दोस्तों सूर्य मकर रेखा पे चमकेगा तो ITCZ का निर्माण कहाँ होगा दोस्तों? बिल्कुल साउथ में। तो दोस्तों जब ये यहाँ से गुजरेगा और यहाँ आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे निम्न वायुदाब और यहाँ उच्च वायुदाब होगा दोस्तों। तो जो हवाएं हैं वो कैसे गति करेगी? ऐसे, और अपने साथ क्या लाएगी दोस्तों? जल लाएगी। जो जल लाएगी तो वो कहाँ कहाँ पे दोस्तों वर्षा करेगी? बिल्कुल साउथ के अंदर दोस्तों। तो ICTZ क्या है दोस्तों? सूर्य के ताप के सूर्य की मतलब जो स्थिति है उसके बदलने के अनुसार बदलता रहता है। अगर वो उत्तर की तरफ आएगा तो वो आगे की उत्तर की तरफ सरक जाएगा, और जब वो भूमध्य रेखा के आसपास होगा दोस्तों तो ITCZ भी भूमध्य रेखा के आसपास ही रहेगा। अब है वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण दोस्तों। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, वायु पेटियों की उपस्थिति, वायुदाब पेटियों का सौर विकिरणों के साथ विस्थापन, महासागर और महाद्वीपों का वितरण और पृथ्वी का घूर्णन। दोस्तों पांचों इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय ताप में जैसे जैसे ताप में भिन्नता आती है दोस्तों, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है उसके पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। तो दोस्तों उसकी वजह से भी वायुमंडल में परिवर्तन होता है। वायुदाब पेटियों का दोस्तों भूमध्य रेखा के पास दो डोल्ट्रम होती हैं जो अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पछुआ पवनें होती है दोस्तों। तो वायुदाब पेटियों की स्थिति की वजह से भी वायुमंडल के परिसंचरण में परिवर्तन होता है दोस्तों। वायुपट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, बिल्कुल दोस्तों अभी अपन ने ITCZ पढ़ा था। महासागर और महाद्वीपों का वितरण, बिल्कुल। और पृथ्वी की घूर्णन स्थिति। दोस्तों तीन चीजें और यहाँ इंपॉर्टेंट है। हेडले कोस्ट, हेडले कोस्ट दोस्तों स्थित है कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित। और फेरल कोस्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? फेरल कोस्ट स्थित है, ये स्थित है दोस्तों कहाँ पे? ये कर्क रेखा और जो आर्कटिक महासागर है दोस्तों इसके मध्य। और नीचे भी ऐसा ही है दोस्तों, अंटार्कटिक ध्रुव के मध्य और यहाँ पे स्थित है दोस्तों मकर रेखा के मध्य। इसको बोलते हैं फेरल कोस्ट, मतलब 23.5 डिग्री से लेके 64.5 डिग्री तक। और जो सबसे ऊपर है ध्रुवीय कोस्ट दोस्तों, वो 64.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। इधर भी 64 से 90 तक। मोस्ट है हेडले कोस्ट, हेडले कोस्ट है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। जो फेरल कोस्ट है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? फेरल कोस्ट स्थित है दोस्तों 23.5 डिग्री से 64 डिग्री के मध्य। और सबसे लास्ट में है दोस्तों ध्रुवीय कोस्ट, जो बिल्कुल नॉर्थ और साउथ में स्थित है। अब है दोस्तों पवनी। स्थितिज रूप से गतिशील वायु को ही क्या बोलते हैं? पवन। दोस्तों जो स्थितिज रूप से जो जमीन की स्थिति चलती है दोस्तों उसको ही पवनी बोला जाता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन, ये दोस्तों हमेशा उच्च वायुदाब से क्या है दोस्तों? निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है दोस्तों। जो उच्च वायुदाब होता है दोस्तों वहां से निम्न वायुदाब की ओर। दोस्तों जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ क्या होता है दोस्तों? निम्न वायुदाब। इसलिए ज़्यादा गर्मी होने के बाद क्या होता है दोस्तों? वहाँ वर्षा हो जाती है। अब है दोस्तों इसको प्रभावित करने वाले दाब प्रवणता, बिल्कुल पृथ्वी की घूर्णन स्थिति और कोरोसियस बल।
पृथ्वी की गुण स्थिति कोरोसिस बल से स्थित है दोस्तों, इसे अपन आगे देखेंगे। कोरोसिस बल क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के परिभ्रमण या घूर्णन गति के कारण पवनों में लगने वाला बल। और धरातलीय स्वरूप, दाब प्रवणता दोस्तों, दाब प्रवणता को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ICTZ अगर दोस्तों नॉर्थ में स्थित है तो वहाँ प्रेशर की वजह से हवाएं उस तरफ रुख करेगी दोस्तों। और पृथ्वी जैसे घूर्णन करती है दोस्तों, तो जो भूमध्य रेखा है आसपास के क्षेत्र में दोस्तों इसका प्रभाव कम रहता है, जबकि ध्रुवों पर ज्यादा रहता है। और धरातलीय स्वरूप का मतलब ऐसा दोस्तों, जैसे कई महासागर है, कई पर्वत आ जाते हैं दोस्तों, तो वो फिर बादलों को रोक लेते हैं, इसलिए वहाँ ज्यादा वर्षा होती है। इसीलिए कई रेगिस्तान होते हैं, तो ये भी पवनों को प्रभावित करते हैं। और जहाँ महासागर होते हैं दोस्तों, वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती है इनके लिए, तो वहाँ ये जमकर वर्षा करते हैं दोस्तों। अब है फेरल का नियम। फेरल का नियम दोस्तों क्या है? कोरोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है दोस्तों। दोस्तों इसे हम अपन समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये पृथ्वी है दोस्तों, जो ये भूमध्य रेखा दोस्तों, यहाँ कोरोसिव बल शून्य होता है, क्योंकि यहाँ अपन किसी चीज को फेंकेंगे दोस्तों तो ये वहीं गिरेगी। लेकिन जो दोस्तों ध्रुव है दोस्तों, यदि उत्तरी ध्रुव पे फेंकेंगे तो ये दाईं ओर की ओर गिरेगी, जबकि दक्षिणी ध्रुव पे दोस्तों क्या होगा? ये बाईं ओर गिरेगी। क्योंकि दोस्तों अपन एक गोले को भी घुमाएंगे तो जो उसका ऊपरी बिंदु होगा ना दोस्तों, वो सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है। तो ध्रुवों पर कोरोसिस बल का प्रभाव ज्यादा होता है, जबकि जो भूमध्य रेखा होती है दोस्तों, या विषुवत रेखा पर कोरोसिस बल शून्य होता है। इसीलिए विषुवत रेखा के आसपास चक्रवात नहीं आती, क्योंकि दोस्तों वहाँ कोरोसिस बल का प्रभाव क्या होता है? शून्य होता है। और ध्रुव पर कोरोसिस बल अधिक होता है। तो दोस्तों ये नियम किसने दिया था? फेरल ने इसको, मतलब इस नियम को दोस्तों फेरल ने समझाया था, इसलिए फेरल का नियम भी बोलते हैं। फेरल का नियम क्या बोलता है दोस्तों? कोर्सेज बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर। दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं, दाईं ओर बाईं ओर का मतलब क्या होता है। दोस्तों पहले नदियां या पवन दोनों के लिए दाईं और बाएं देखते हैं दोस्तों। जैसे पवन की डायरेक्शन इस तरफ है दोस्तों, जैसे हवा या नदी इस तरफ जा रही है तो दोस्तों इस तरफ हुआ है, तो इसका राइट हैंड इस तरफ होगा और लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा। जबकि दोस्तों अगर यदि पवन या नदी मतलब पानी या पवन इस तरफ गति है दोस्तों, तो फिर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट हैंड इस तरफ होगा और लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा दोस्तों। यदि इस तरफ है, ऐसे ही ऐसे ले जाएंगे दोस्तों, तो फिर राइट हैंड कैसा होगा दोस्तों? इस तरफ होगा और लेफ्ट हैंड उस तरफ होगा। और जब इधर ले जाएंगे दोस्तों तो विपरीत हो जाएगा। तो दोस्तों जिस तरफ दिशा जा रही होती है, अपन को भी यही इमेजिंग करना है कि अपन उस तरफ आपका अपना मुंह है, और जिस तरफ अपना दायां पक्ष है वो राइट हैंड, और जिस तरफ बायां पक्ष है वही लेफ्ट हैंड है दोस्तों। इसलिए पवने अगर, जैसे ये पृथ्वी है दोस्तों, तो पवने इस तरफ गति कर रही है दोस्तों, यदि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो दाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी, और यदि दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। अब है दोस्तों चक्रवात और प्रतिचक्रवात। दोस्तों चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात किसे बोलते हैं दोस्तों? चक्रवात उसे बोलते हैं जो निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब भूमध्य रेखा के आसपास क्यों नहीं आते हैं दोस्तों? क्योंकि वहां पे कोरोसिस बल शून्य होता है, तो वहां पे कोई निम्न वायुदाब नहीं होता दोस्तों, और बिल्कुल वहां पे क्या होती है दोस्तों? समांतर स्थिति होती है। तो समांतर स्थिति में क्या है दोस्तों? समांतर स्थिति के अंदर मतलब वहां न तो हवा जाएगी और ना आएगी। जब कोई हवा आएगी या जाएगी नहीं, तो वहां पे दोस्तों कोई चक्रवात नहीं आ सकता। दोस्तों अपन भी देखते हैं, जैसे जो अपने यहाँ चक्रवात आते हैं या आंधी आती है दोस्तों, जो उसका मध्य भाग होता है उसमें दोस्तों बिल्कुल वो स्थिति रहती है। प्रति चक्रवात क्या हो दोस्तों? प्रति चक्रवात होता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करने वाली हवाएं। जैसे ये उच्च वायुदाब है और ये निम्न वायुदाब है दोस्तों, तो जो हवाएं इस तरफ गति करेगी वो क्या कहलाएगा? प्रति चक्रवात। अब इनकी स्थिति जान लेते हैं दोस्तों। चक्रवात दोस्तों केंद्र की दाब की दशा क्या होती है? निम्न। यदि कोई चक्रवात चल रहा है तो उसका जो सबसे कम दाब होगा दोस्तों उसके केंद्र में होगा, और प्रति चक्रवात में उच्च दाब कहाँ होगा? उसके केंद्र में दोस्तों। अब इनकी दिशा देख लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में। जो चक्रवात है दोस्तों घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलते हैं उत्तरी गोलार्ध में। दोस्तों घड़ी की कैसे चलती है? घड़ी चलती है दोस्तों इस प्रकार। तो जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर चक्रवात आएंगे दोस्तों वो किस प्रकार आएंगे? इस प्रकार के। और जो दक्षिणी गोलार्ध है दोस्तों
एक ही याद करना है अपन को दोस्तों, दूसरा क्योंकि उसका विपरीत ही में जान लेते हैं। तो दोस्तों जो चक्रवात होते हैं दोस्तों, इसके केंद्र की दाब की दिशा होती है निम्न और उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं। और दोस्तों प्रति चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे दोस्तों यहाँ पे अपन देख लेते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों घड़ी। तो घड़ी कैसे चलती है दोस्तों, इस तरह। तो जो उत्तरी गोलार्ध होगा दोस्तों, उसके अंदर कैसे आएंगे, चक्रवात की दिशा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जो प्रति चक्रवात होगा उसकी दिशा कैसी होगी दोस्तों, क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा दोस्तों, चक्रवात है वो घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, और प्रति चक्रवात है दोस्तों घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे। अब है दोस्तों महासागरीय धाराएं। धाराओं की गति, आकार और दिशा के अनुसार तीन भागों में बांटा गया दोस्तों। इसका प्रवाह, हवा के प्रभाव से सागर की सतह पर जल आगे की ओर बढ़ना दोस्तों, इसको प्रवाह बोलते हैं। और जो धारा होती है वो सागरीय जल के एक निश्चित सीमा के अंतर्गत एक निश्चित दिशा में ही तीव्र गति से प्रवाहित होने को बोलते हैं धारा दोस्तों। जो विशाल धाराएं होती हैं उसे उसकी परिभाषा दोस्तों, जब सागर का जल अधिक मात्रा में नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील हो तो उसे बोलते हैं दोस्तों धाराएं। इसे गल्फ स्ट्रीम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अब दोस्तों प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दोस्तों प्रशांत महासागर में अपन अभी मैप में भी समझेंगे दोस्तों, पहले देख लेते कौन कौन सी है। उत्तरी या दक्षिणी विस्फीति है जो दोस्तों भूमध्य रेखा है दोस्तों, इसके पास जितनी भी हवाएं हैं वो सभी गर्म हवाएं ही होगी या गर्म धाराएं होगी दोस्तों। जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है दोस्तों, उसके मध्य पाई जाने वाली सभी धाराएं कैसी होती है, गर्म धाराएं हैं। दूसरी क्यूरोशियो जो जापान के पास स्थित है, सुशीमा ये भी जापान के पास स्थित है। उत्तरी प्रशांत महासागर, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और अल्निनो दोस्तों। ठंडी जलधाराओं में कौन कौन सी है, अयोशियो, ओकट्स, अलास्का, कैलिफोर्निया, पेरू और दक्षिणी पछुआ पर्वत। अभी देखेंगे दोस्तों इनकी मैप वाइज स्थिति। अयोशियो को क्यूराइल ठंडी जलधाराएं भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम लेब्राडोर की बहन है। क्यूरोशियो को गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम की बहन कहलाती है और इसे जापान धारा भी बोलते हैं दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट बात, एक चीज यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। अगर ये दोस्तों अपन यह माने, यदि दोस्तों ये भूमध्य रेखा है, यदि दोस्तों भूमध्य रेखा से दूर अगर कोई जा रही है कोई धारा, तो दोस्तों वो कैसी होगी, गर्म जलधारा। दोस्तों जो भूमध्य रेखा से दूर जा रही है वो होगी गर्म जलधारा, और जो भूमध्य रेखा के पास आ रही है दोस्तों वो कैसी होगी, ठंडी जलधारा दोस्तों। वो कैसी होगी, ठंडी जलधारा। और जो भूमध्य रेखा से दूर जा रही है दोस्तों वो कैसी होगी, गर्म। दोस्तों ये स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। यदि दक्षिणी गोलार्ध में कोई भूमध्य रेखा से दूर जा रही है तो दोस्तों ये होगी गर्म। और दोस्तों जो भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है ये कैसी होगी दोस्तों, ये होगी ठंडी। ये कैसी होगी दोस्तों, ठंडी। कोई से भी दोस्तों धारा हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रखना। जो भूमध्य रेखा से दूर जाती है वो गर्म होती है, और जो भूमध्य रेखा की तरफ आती है दोस्तों वो ठंडी धारा होती है। अब डिस्कस करेंगे